सच्ची और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात एयरफोर्स की। सेना की ताकत होते हैं उसके जवान और जवानों को ताकत मिलती है उन्हें मिलने वाली कड़ी ट्रेनिंग से, जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारों पर है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। यानी अब एयरफोर्स के बेड़े में 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से लिया जाएगा और इन विमानों के आने से नए भर्ती किए गए पायलट्स को सीखने में मदद मिलेगी। और इन विमानों की खासियत के बारे में भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये अच्छी खबर देखिए। वायुसेना में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए जल्द आ रहा है HTT-40 विमान, जो तरह से देश में बना मेड इन इंडिया विमान है। एयरफोर्स के तरकश में इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को शामिल करने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, जिसकी खरीद को अब मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को हरी झंडी दी है। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी। अभी तक भारतीय वायुसेना के जो नए पायलट हैं वो ब्रिटेन बने हॉक ट्रेनर पर ट्रेनिंग करते थे और ऐसे में लगातार लंबे समय से भारतीय वायुसेना में नए पायलटों के लिए स्वदेशी ट्रेनर की जरूरत को देखा जा रहा था और अब ऐसे 70 ट्रेनर भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में अच्छे फाइटर पायलट्स अपनी काबिलियत और रणकौशल के बूते कभी भी जंग का रुख अपनी ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब नए भर्ती होने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट से कराई जाए। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इन ट्रेनर विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला कर रहा है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने पिछले साल अगस्त महीने में इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को उड़ाकर इसकी खूबियों को परखा था और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। वायुसेना में शामिल किए जा रहे इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को 2013 में डेवलप करने का काम शुरू किया गया था और 2016 में इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, जबकि 2020 में इसने अपने सभी फ्लाइट टेस्ट पूरे कर लिए थे। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इन 70 HTT-40 विमानों को खरीदने में करीब 6,828 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगले 6 सालों में HAL इन 70 ट्रेनर विमानों की आपूर्ति एयरफोर्स को करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से तैयार कर रहा है। इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो बेहतरीन इसमें सिस्टम लगाए गए हैं, बात चाहे इसके एयर कंडीशन कॉकपिट की जाए या फिर और तकनीकी सिस्टम की। भारतीय वायुसेना में लगातार स्वदेशी जो लड़ाकू विमान हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में अब इसी दिशा में स्वदेशी ट्रेनर HTT-40 एक बड़ा कदम मारा जा रहा है। हालांकि अभी एयरफोर्स के पास 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और वो करीब 106 एयरक्राफ्ट अपनी ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए खरीदना चाहता है, जिनमें 70 की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिनके मिलने से काफी हद तक ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने में एयरफोर्स को मदद मिलेगी। और खास बात यह है कि देश में बने इन HTT-40 विमानों में करीब 56% स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बढ़ाकर 60% तक किया जाएगा और वायुसेना भविष्य में अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें जरूरी बदलाव भी करवा सकेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे भारतीय वायुसेना लगातार अपने बेड़े को मजबूत कर रही है, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। कोशिश यही है कि टू फ्रंट वॉर के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया जाए। सरकार भी इस बात को बाखूबी समझती है और इसीलिए उसने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी, ताकि नए भर्ती होने वाले पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा सके और ये बेहतर ट्रेनिंग हो। और जिन ट्रेनर विमानों को HAL से खरीदा जा रहा है उनकी खूबियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो वही अब मैं आपको बताती हूं। स्वदेश में बना ये HTT-40 एयरक्राफ्ट टर्बोप्रॉप विमान है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे बेहद कम गति में भी उड़ाया जा सकता है ताकि ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। ये ट्रेनड विमान 1000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ये 19,680 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 34.55 फीट लंबा
और 11.2 फीट ऊंचे इस विमान में 2 पायलट्स बैठ सकते हैं। इस HTT-40 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग, एरोबैटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग और क्लोजर फॉर्मेशन फ्लाइट के लिए भी किया जा सकता है। और इसके अलावा पूरी तरह से रोबोटिक टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नेविगेशन और नाइट फ्लाइंग के लिए भी किया जा सकता है। ये ट्रेनर विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने बेड़े HPT-32 दीपक ट्रेनर्स की जगह लेंगे। विमान में अत्याधुनिक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है और इसे पायलट अनुकूल सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। और बड़ी बात यह है कि ये ट्रेनिंग विमान है जिसमें जरूरत पड़ने पर हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हमारे पास थे नहीं, हम बाहर से लेते थे और काफी पैसा भी खर्च करते थे। मगर अभी जो एयरक्राफ्ट हैं, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये भारत खुद ही बनाएगा और ये भारत में ही बनेंगे और इसके अंदर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी करीब 60% के करीब होगी। और इसी प्रकार से नेवल का भी जो एयरक्राफ्ट का वर्जन है ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वो भी बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहा है। पहले हम सारे हथियार बाहर से लेते थे, चाहे वो रूस से या इजराइल से या अमेरिका से, मगर अब हम 70 से 80% हथियार खुद बना रहे हैं। तो ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि जरूरी है, आपको अगर पायलट ट्रेन करने हैं तो आपके पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट होना जरूरी है। और अब भारत ने मन बनाया है कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भारत खुद ही बनाएगा, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट में। तो मुझे लगता है बहुत एक अच्छा फैसला है। आने वाले समय के अंदर भारत ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना लेगा और वो भारत की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में दूसरे देश भी उसको खरीदेंगे। तो ये एक प्रकार से गेम चेंजर है और फोर्स मल्टीप्लायर है। और इसी के साथ एक और अच्छी खबर अब हम आपको बता दें कि हमारे अर्धसैनिक बलों को भी हाईटेक हथियारों और हाईटेक उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि ऑपरेशन के दौरान जवानों को कोई नुकसान न पहुंचे। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक ऐसे ही खास व्हीकल का इस्तेमाल सीआरपीएफ ने किया जिसे CSRV यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल कहा जाता है। और साथ ही बुलेट प्रूफ JCB का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है जो कि घाटी में आतंक विरोधी अभियान में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। पुलवामा एनकाउंटर में आतंकी को मौत के घाट उतारने वाला ये वही आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल है जो सुरक्षा बलों का नया सुरक्षा कवच बन गया और आतंकियों का काल। इसे क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी CSRV भी कहते हैं और ये ऑल ट्रेन बुलेट प्रूफ है। 2 दिन पहले पुलवामा के अवंतीपोरा में एक आतंकी मकान की ऊपरी मंजिल में छिपा था। मकान में छिपे होने की वजह से उस पर सटीक निशाना लगाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आतंकी के खात्मे के लिए सीआरपीएफ ने CSRV और बुलेट प्रूफ JCB मंगवाई और फिर इन दोनों बुलेट प्रूफ वाहनों की मदद से रूम में छिपे आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने CSRV और JCB का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंक विरोधी अभियानों में ये दोनों बुलेट प्रूफ व्हीकल काफी कारगर साबित हो रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जहां दुर्गम इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और आतंकी कई बार बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन वाहनों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अब आतंकियों का बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। 180 डिग्री का प्रोटेक्शन रहता है। हमारे जवान अगर सीधे मूवमेंट करेंगे तो उनमें बुलेट लगने का खतरा रहता है। इसमें बैठकर हम किसी भी घर में छुपे हुए दुश्मन को इसको उठाकर ऊंचाई पर जाके खिड़की से या दरवाजे से एंट्री करके उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि लेवल 4 लेवल का इसका मेटल है जो कि API राउंड को अपने अंदर नहीं घुसने देता है और वाइजर लगे हुए हैं, उसमें देखकर जो हॉल्स हैं उसमें गन निकाल के आराम से फायर कर सकते हैं। सेना के दोनों वाहन पूरी तरह से हाईटेक है। आतंकरोधी ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी समझिए। वाहन में एक क्रेन जैसा सिस्टम है। इसमें एक बुलेट प्रूफ बंकर हवा में काफी ऊपर तक उठता है जिससे किसी इमारत में छिपी आतंकी को निशाना बनाना आसान हो जाता है। इस आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल में 3 से 4 जवान आसानी से ऑपरेशन स्थल तक पहुंच सकते हैं। इसमें टैंक की तरह बेल्ट है जिसमें टायर पंचर का भी कोई चांस नहीं। साथ ही जवानों की सुरक्षा भी काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है।
ये व्हीकल बुलेट प्रूफ है और उन्नत हथियारों से लैस है। ये संकरे रास्तों से भी गुजर सकते हैं। इसका टर्निंग रेडियस 0 के बराबर है, मतलब अपनी जगह पर ही रोटेट हो सकते हैं। आतंकी किसी ऊंची जगह पर छिपा हो तो उस तक पहुंच बना सकता है। दीवार या बाउंड्री वॉल को तोड़ने में भी काम आता है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आर्मर्ड हैं और बुलेट प्रूफ भी हैं। तो कहीं अगर आपको सकरे रास्तों में जाना हो जहां कम जगह हो और एनकाउंटर में अगर टेररिस्ट ऊपर कहीं पोजीशन लिए हुए हैं घर के अंदर, छत पे या ऊपर वाले रूम्स में, तो ये जो दोनों हमारी गाड़ियां हैं CSRV और JCB, इनके लेवल को आप उठा सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत, और उसके थ्रू आप एनिमी को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहेंगे, उसमें आपके जवान बुलेट प्रूफ के अंदर मोर्चा लेके उनको एंगेज कर सकते हैं। ये दोनों आर्म्ड व्हीकल पूरी तरह मेड इन इंडिया हैं। कश्मीर में इस वाहन की टेस्टिंग के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर में CRPF ने अपने वाहन दस्ते में शामिल कर लिया और तब से कई आतंकियों का खात्मा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी आतंकी संकरी गलियों में भागे या फिर छतों और घरों में छिपकर सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश करें। इन आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल के सामने आतंकियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे बीजेपी के लिए खुशी तो कांग्रेस के लिए मायूसी लेकर आए हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार का बनना तय है। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक त्रिपुरा में माणिक साहा मुख्यमंत्री बनने रहेंगे। वहीं मेघालय में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन NPP सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और अब वहां भी सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। त्रिशंकु विधानसभा की वजह से मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और उनकी तरफ से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा गया है। होली से पहले जमकर मनाई गई होली, बांटी गई मिठाइयां, भीड़ के बीच जीत की खुशी का इजहार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव नतीजों के सामने आने के साथ ही जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। त्रिपुरा में जीत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगरतला में पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया और फिर शुरू हुआ डांस का दौर। जमकर उड़ाए जाने लगे रंग और गुलाल, बांटी जाने लगी मिठाइयां। जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी चुनाव में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से गदगद नजर आए। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP के सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर दिखा। तुरा में खुद अपने आवास पर CM संगमा शानदार अंदाज में लोगों के बीच नजर आए और सबका अभिवादन स्वीकार किया। नागालैंड में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने को लेकर बीजेपी और NDPP यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के कार्यकर्ता जोश से भर गए। कोहिमा में पार्टी के दफ्तर पर NDPP समर्थक जुटने लगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों में त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार का बनना तय हो गया है। तो मेघालय में NPP सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत से वो पीछे छूट गई। लेफ्ट और कांग्रेस को इन चुनावों में एक बार फिर से मायूसी ही हाथ लगी है। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही, लेकिन यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने वाली TMP यानी त्रिपुरा मोथा पार्टी ने अपने दमखम दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। तो हम लोग काफी मेहनत किए, परिश्रम किए और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। और खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को
इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं। वो आए हैं बार बार यहाँ, हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं। तो इनका भी योगदान रहा। तो हम लोग मेहनत किए सब मिलके, कार्यकर्ता पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सब, तो ये रिजल्ट होना ही था। उधर नागालैंड में भी एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार की वापसी तय हो गई है। यहाँ भी बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा। एनपीएफ यानी कि नगा पीपल्स फ्रंट भी यहाँ कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। कांग्रेस के हाथ यहाँ भी मायूसी ही लगी। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है, मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। चुनाव जीत रहा है तो उसका मतलब साफ है कि लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं हम। त्रिपुरा और नागालैंड में जहां बीजेपी गठबंधन सरकार का बनना तय हो गया है, वहीं मेघालय में मामला फंस गया है। यहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनपीपी पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। We would like to thank the people of the state for having voted for our party. We're very thankful to them, and of course we are short of few numbers. मेघालय में एनपीपी और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एनपीपी से किनारा कर लिया था। यहाँ दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी को इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ अब किस तरह से नई सरकार बनेगी, जाहिर है इसको लेकर सभी पार्टियों में मंथन तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद ये तय हो गया है कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जबकि मेघालय में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस राज्य में किसे कितनी सीटें हासिल हुई हैं। बात सबसे पहले त्रिपुरा की। कुल 60 सीटों में से बीजेपी के खाते में 32 सीटें गई हैं, तो लेफ्ट के खाते में 11 सीटें गई हैं। कांग्रेस को 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा और पहली बार चुनाव लड़ रही टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीएमटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आईपीएफटी के हिस्से में 1 सीट आई है। बात नागालैंड विधानसभा चुनावों की भी कर लेते हैं, जिसके नतीजे आज आए हैं, जहां एक बार फिर से बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बननी तय हो गई है। यहां एनडीपीपी 25 सीटों पर जीती है, जबकि बीजेपी को 12 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुला। वहीं एनपीपी के हिस्से में 5 सीटें आई हैं, 4 निर्दलीयों ने चुनाव जीता है और बाकी 14 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। मेघालय का जिक्र कर लेते हैं। चुनावी नतीजे आ चुके हैं। यहां किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। एनपीपी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मेघालय की कुल 59 सीटों पर चुनाव हुए थे, हासिल हुई है, और वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर, टीएमसी के खाते में 5-5 सीटें गई हैं, जबकि की हैं और अन्य के खाते में आई हैं 10 सीटें। बीजेपी गठबंधन की सरकार की वापसी तय मानी जा रही है और वहीं सरकार बनाने को लेकर कवायद लगातार तेज हो रही है। तीनों राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद चकाचक है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मोदी के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले ही वहां जोश देखने लायक था। देखिए मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। तो पूर्वोत्तर में जिस तरीके से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल, कार्यालय में आप जीत का जश्न देख सकते हैं। यहाँ पर बेहद उत्साह में है और कहा जाए तो होली से पहले यहाँ नजर आ रहे होंगे। अलग अलग रूप में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए इस समय हनुमान जी का रूप लेके आए हैं और नमो बीजेपी और सर पे जो है वो नमो, तो ये रूप जो है वो लेकर आप हर जगह जाते हैं। मैं पूरे भारत जाता हूँ और इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ और आज तो बहुत ही खुशी हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से देवत्व कार्यकर्ता और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के कारण जो जीत मिली है, जितना कहूँ वो कम है। और आज गरीब का बेटा दिखा दिया
कि भारत में कैसे कार्य किया जाता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक वो देख पाएं और शायद यही वजह है कि आपको जहां भी नजर आएंगे लोग ही लोग नजर आएंगे। ये उत्साह है। इस बात का सबूत भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्वोत्तर में जीत हासिल करी है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक मजबूती लोकसभा चुनाव के लिए या फिर कहा जाए तो नई उम्मीद के साथ चुनाव लड़ने की एक रणनीति भी साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। तो तीनों राज्य के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और यहां बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया, जिसके बाद चुनाव नतीजों को लेकर उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन में उन्होंने नतीजों को कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इन नतीजों में देश और दुनिया के लिए कई संदेश छिपे हैं। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन चुनाव नतीजों के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का होता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के दिए गए फैसले के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी होगी और कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होने पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे और संसद में कानून बनने तक यही व्यवस्था जारी रहेगी। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। अब तक नामों का एक पैनल बनाकर भेजा जाता है। प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश करते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्ति हो जाती है। 5 जजों की बेंच ने उन याचिकाओं पर यह फैसला दिया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। सुनवाई से ये रुख तो साफ हो गया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा। इस पर हम याचिकाकर्ता से जानते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा जजमेंट है। जो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार उंगली उठाते थे, शायद आज उनका मुंह बंद हो गया है। अब जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करने में जो कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, ऐसा मैं आशा कर सकता हूं। अभी एक और जो लैंडमार्क इसमें जजमेंट है कि तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों को इक्वल प्रोटेक्शन रहेगा, इक्वल सिक्योरिटी रहेगी। अब उनको हटाने का तरीका भी एक होगा। अभी क्या था कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोनों इलेक्शन कमीशनर्स को आप कभी भी सरकारी आदेश से हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, तीनों की हटाने की प्रक्रिया एक हो गई है। तो दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को जिनको कि पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है, मुझे लगता है ज्यादा वो ऑटोनॉमी के साथ, ज्यादा इंडिपेंडेंस के साथ, ज्यादा स्वायत्त होकर काम कर पाएंगे। तीसरा हमने इसमें मांग किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है
कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए। हो क्या रहा था संजय जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, जो रजिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है। इलेक्शन कमीशन जो इतना लैंडमार्क काम करता है, पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, उसके पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं था। अब होता क्या था कि कभी सरकारी जो सरकार से आदमी आते थे, कभी उसमें कृषि विभाग के कुछ लोग आ गए, कभी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ गए, कभी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते थे। 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आते थे इलेक्शन कमीशन, फिर वापस चला जाते थे। तो जो एक्सपर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट नहीं हो रहे थे। एक तो यह था कि वो ट्रांसफर पे आते थे, डेपुटेशन पे आते थे, फिर वो वापस चले जाते थे। अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही इंटरव्यू करेगा, खुद ही अपना सिलेक्शन करेगा, और जो आदमी सिलेक्ट हो जाएगा वो रिटायरमेंट तक इलेक्शन कमीशन में रहेगा। तो बेनिफिट ये होगा कि उसमें एक्सपर्ट भी रहेंगे, ट्रांसफर का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से, जो अपनी चमक दुनिया के नक्शे पर बिखेरने के लिए तैयार है। यहां राम मंदिर के अलावा विकास के कई दूसरे काम भी रफ्तार से जारी हैं। अयोध्या के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे राम मंदिर की तरह ही भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश हो रही है। और गुड न्यूज ये है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है और साल के आखिर तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। वैसे सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, अयोध्या एयरपोर्ट भी मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही शुरू हो जाएगा। यानी राम भक्तों को साल के अंत तक डबल सौगात या कहें कि डबल गुड न्यूज मिल सकती है। और कोशिश ये है कि अयोध्या में पहुंच रहे लोगों को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर त्रेता युग की झांकी देखने को मिले। रामनगरी को नव्य और भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। श्री राम के मंदिर का स्वरूप अलौकिक अद्भुत तो होगा ही, लेकिन अयोध्या में पर्यटकों के लिए एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन को भी भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे और ऐसे में वहां हवाई अड्डे के साथ साथ रेलवे स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। और गुड न्यूज ये है कि राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खुलने से पहले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ में हमारा जो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का जो काम फर्स्ट फेज का हमारा जून जुलाई तक हमारा फर्स्ट फेज का सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एयर स्ट्रिप प्लस टर्मिनल बिल्डिंग जून जुलाई मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके जो क्लियरेंसेस के इश्यूज हैं और फ्लाइट कौन से फ्लाइट आएंगे, कब कब क्या टाइमिंग होगा, उसके बारे में बिड होगा। तो ये हम लोग इस कैलेंडर ईयर में 2023 में हमारा रेलवे का और एयरपोर्ट का दोनों काम फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो जाए। राम मंदिर निर्माण के पहले ही हम लोग दोनों को प्रयास करेंगे कि दोनों काम कंप्लीट हो जाए और संचालित हो। अगले साल जनवरी में रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजेंगे, यानी तब राम भक्त रेल और प्लेन दोनों के जरिए आराम से अयोध्या पहुंच पाएंगे। लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पर सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो स्पाइस जेट हो या अलायंस एयर हो, उन सबका भी बिड वगैरह प्रोसेस में है। तो मेरे ख्याल से उसके आसपास से ये उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर अयोध्या एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। राम जन्मभूमि से एयरपोर्ट 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से ही रखा गया है। और खास बात यह है कि दिन और रात दोनों समय ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। एयरपोर्ट स्ट्रक्चर को उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये एयरपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है और इसमें आप जिन पत्थरों का देख रहे हैं निर्माण, यानी जिन पत्थरों का उपयोग देख रहे हैं, ये वही पत्थर हैं जिनसे रामलला के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यानी जब इस एयरपोर्ट पे यात्री उतरेंगे तो उन्हें यहीं रामलला के मंदिर की पहली झलक दिखाई देगी। और अब आप आगे का हिस्सा देखेंगे, ये है पूरा मॉडल जो एयरपोर्ट का है। और इसके पीछे के हिस्से में आप देखेंगे तो हैंगर है जहां पे प्लेन खड़े होंगे। वहां से यात्री उतरेंगे और इस बिल्डिंग में, यानी एयरपोर्ट की बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। और यहां से फिर ये बाहर की यहां से आप पार्किंग देख रहे होंगे, इस पार्किंग से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचने पर लगभग 10,000 वर्ग मीटर में बनी बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूल होगी। पर्यटकों के लिए फूड प्लाजा, बुक स्टॉल्स, क्लॉक रूम, यात्री डेस्क समेत सभी आधुनिक सुविधाएं स्टेशन पर दी जा रही हैं। यह अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जो इतना भव्य बन रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ देगा।
इस तरह के 6 एक्सकलेटर यहाँ पर बाकायदा होंगे। जो स्वचालित सीढ़ियां यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह के 6 आपको अलग अलग स्थानों में दिखाई देंगे। और ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है ये 1.5 किलोमीटर में फैला होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये रेलवे स्टेशन होने वाला है। और इसमें लिफ्ट की बात करें तो वह भी 6 लिफ्ट होंगी। इसमें अगर कैंटीन की बात करें तो मतलब अगर आप ओवरऑल कहें तो वह सब कुछ यहां होने वाला है जो अयोध्या के अनुरूप भव्य होगा, सुसज्जित होगा और अपने आप में एक ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसको देखने पर जब यात्री यहां उतरेंगे तो उनको मंदिर का आभास होगा। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद यहां हर रोज लाखों श्रद्धालु आएंगे। लिहाजा रेल के माध्यम से अयोध्या पहुंचने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक अयोध्या कैंट में उतारने का काम करेंगे। बनारस की तरफ से आने वाले यात्रियों को हम अयोध्या में उतारने का काम करेंगे और जो गोरखपुर से आने वाली ट्रेनें हैं उस पर जो यात्री आएंगे उनको रामघाट उतारने का काम करेंगे। इससे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक रहेगी। मतलब साल 2023 बीतने से पहले राम भक्तों को बड़ी सौगात मिलने वाली है और 2024 तक श्री राम की नगरी भव्यता से जगमगाती नजर आएगी। मंदिर बनने के बाद भक्त यहां आसानी से पहुंच सकेंगे और इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रखी हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में होली का रंग चढ़ रहा है। चलिए होली सेलिब्रेशन की बात अब कर लेते हैं और इसमें रंग भरने वाले सामानों की खरीदारी भी खूब हो रही है। बाजार रंग गुलाल, मुखौटों से सज चुके हैं। होली स्टाइल कपड़ों की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हम आपको लिए चलते हैं गोरखपुर के बाजार में और इस बार हर्बल रंगों की ज्यादा डिमांड है। गोरखपुर में होली के सामान में सियासी रंग भी घुला हुआ है। बुलडोजर वाली पिचकारी बहुत डिमांड में है। मोदी योगी के मुखौटे और उनकी तस्वीरों वाले कपड़े भी लोगों को खूब भा रहे हैं। बुलडोजर पिचकारी, मोदी मास्क, डोरेमोन और भी तरह तरह के मुखौटे। होली के मौके पर देश भर के बाजारों में रौनक है। गोरखपुर के बाजार भी तरह तरह के रंग गुलाल और अबीर के साथ तरह तरह की पिचकारी और नए नए मास्क के साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैस हैं। हम अपनी छोटी सी बिटिया के लिए खरीदे हैं जो कि खेल के उसको मजा आएगा। पहला होली वो पिचकारी के साथ खेलेगी। सियासत का रंग भी होली पर चढ़ा नजर आ रहा है। होली का ये सियासी रंग लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। भगवा पिचकारी यहाँ ट्रेंड कर रही है। मोदी योगी की तस्वीर के साथ केसरिया होली का रंग गुलाल भी भारी डिमांड में है। योगी मोदी जी के टी शर्ट हैं, तमाम और भी उनके मोदी जी के मार्क्स हैं। इस बार होली में यहाँ बुलडोजर पिचकारी की भी खूब डिमांड है। वही बुलडोजर जो यूपी में योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन गया है और अपराधियों का काल। ये बुलडोजर पिचकारी सबूत है कि यहाँ की होली पर किस कदर सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। पहले पुराने जो पिचकारियाँ आते थे डोरेमोन, आजकल वो बच्चे जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। अब नई नई आ गई हैं, जैसे नए बुलडोजर वाली पिचकारी आ गई है। मैंने अपने बच्चे के लिए बुलडोजर वाली पिचकारी लिया है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है उसके रंग और उमंग लोगों को जोश से भर रहे हैं। पारंपरिक रंगों और पिचकारियों के साथ भगवा रंग हो या बुलडोजर पिचकारी, रंगों के इस त्योहार में सियासत का रंग भी घुल मिल गया है। लेकिन भावना एक ही है, बुरा न मानो होली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।